जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और आशा है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। विषय पुराना वही है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता सन 2006। हम लोग अध्याय 9 का चर्चा कर रहे थे। अध्याय 9 चूँकि बहुत बड़ा है, लेकिन लगभग जितने भी विषय परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना थी उस पर हमने लगभग वीडियो बना दिया है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अन्य वीडियो को देख सकते हैं। मेरा आग्रह है, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी तुरंत सूचना मिल जाए। अब आते हैं हम लोग विषय पे। विषय है हमारा विनिमय, विभाजन, घोषणात्मकवाद। ये इसके कुछ बिंदु बच गए थे जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत छोटा छोटा विषय है और आशा है कि आप लोग को समझ में भी आएगा। आते हैं विषय पर। विनिमय। विनिमय को अध्याय 9 के धारा 101 और 102 में वर्णन किया गया है। विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ का आदान और प्रदान किया जाना। मतलब एक हाथ से हम कोई चीज़ देते हैं, दूसरे हाथ से कोई चीज़ लेते हैं। अब चूँकि भूमि का आदान प्रदान कैसे होगा, एक ज़मीन से दूसरे भूमि की अदला बदली कैसे होगी, तो उसकी बात धारा 101 और 102 में दी गई है। तो इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो ये कही गई है कि यदि कोई अपने सेजरा से हट के है, कोई सा अंशधारी नहीं है, तो उससे सामान्य परिस्थितियों में विनिमय नहीं होगा। उसके लिए उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। या कोई ग्राम सभा की ज़मीन हो या स्थानीय प्राधिकारी में न्यस्त कोई प्राधिकरण में न्यस्त कोई भूमि हो, तो उससे यदि विनिमय करना हो तो उसके लिए भी उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। और जब हम अनुमति लेते हैं तो उस अनुमति के दौरान जब भी कोई उप जिलाधिकारी आदेश पारित करेगा तो धारा 101 के सब क्लास 2 में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका ध्यान में उप जिलाधिकारी रखेगा, और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो आदेश नकारात्मक रूप से पारित करेगा कि मतलब विनिमय नहीं हो सकता है। अब वो कौन कौन सी बातें हम लोग देख लेते हैं धारा 101 में, और 102 में उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में दिया गया है। तो 101 कह रहा है कि उप जिलाधिकारी के लिखित में पूर्वानुमति के बिना कोई भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से या धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई भूमि से नहीं कर सकता है। अभी जो हमने बात बताई है वही बात इसमें भी लिखा है कि यदि कोई अन्य भूमिधर है, मतलब वो सह खातेदार नहीं है, तो उससे या ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण में न्यस्त किसी भूमि से यदि विनिमय करना है, जमीन का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। पुनः सब क्लास 2 ये कह रहा है कि उप जिलाधिकारी उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इनकार कर सकता है। अर्थात कौन कौन से मामले हैं? यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबंदी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब कोई ऐसा विनिमय हो रहा है जिसका कोई जोत से कोई लेना देना नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य ही ऐसा होता है कि जोत को सुचारू रूप से किया जाना। जैसे किसी का छोटा कोई भूमि है, उसके बगल में कोई एक बड़ा सा भूमि साथ में जुड़ गया तो बढ़िया से खेती कर सकता है। तो किसी अन्य जगह पर उसकी कोई भूमि है तो उससे, और उस व्यक्ति की अगर जो बगल में कोई भूमि है तो उससे विनिमय कर सकता है। इसके लिए उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेगा। लेकिन उप जिलाधिकारी को यदि प्रतीत होता है कि चकबंदी या कृषि के कार्य की सुविधा उसमें सुनिश्चित नहीं हो पाएगी तो वह आदेश करने से मना कर देगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि का विहित रीति में आधारित मूल्यांकन के मध्य का अंतर निम्नतर मूल्यांकन के 10% से अधिक हो जाता है। मतलब जिस भूमि का आदान प्रदान किया जा रहा है, दोनों का यदि भूमि का मूल्यांकन 10% से अधिक हो जाएगा, जैसे किसी एक भूमि का मूल्यांकन किया गया तो 100 रुपये हुआ, और किसी दूसरी भूमि से जिससे उसका विनिमय होना है उसका 110 रुपया या 112 रुपया हो गया, तो उसके लिए भी उप जिलाधिकारी आदेश नहीं देगा कि इसका भी विनिमय नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये करा है कि यदि विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल के मध्य का अंतर निम्नतर क्षेत्रफल के 25% से अधिक हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई 1 एकड़ की ज़मीन है और उससे 1.25 एकड़ की भूमि से आदान प्रदान हो रहा है तो उसमें भी, या 1.5 एकड़ से भूमि के आदान प्रदान हो रहे हैं तो उससे भी विनिमय का आदेश नहीं देगा। ये यानी कि 1 एकड़ भूमि से 1 एकड़ ही भूमि का आदान प्रदान होगा, तथा साथ ही में जो मालियत इसका है उतना ही मालियत उस भूमि का भी होना चाहिए।
यानी कि मालियत में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से 25% अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो, मतलब कोई ऐसी ज़मीन है जो कि दूसरे गांव में है और जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा है वो किसी दूसरे गांव में है, तो उस स्थिति में भी विनिमय का आदेश उप जिलाधिकारी महोदय नहीं देंगे। एक और कंडीशन कह रहा है कि उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार पूर्वभूत नहीं होते हैं, मतलब उसके लिए कोई ऐसी डिक्लेरेशन हो चुकी है राज्य सरकार द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा कि उस भूमि को आरक्षित कर लिया जाएगा, जैसे आवंटन के पर्पज से या सड़क के प्रयोजन से या सार्वजनिक प्रयोजनों से, तो ऐसी भूमि के ही लिए भी विनिमय नहीं होगा। अब सब क्लास 3 इसका करें कि इस धारा में दी गई कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुई नहीं समझी जाएगी, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसा विनिमय 2 या अधिक हिस्सेदारों के बीच हो। मतलब इसके लिए एक और कंडीशन कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई सह खातेदार हो, तो जैसे 1 एकड़ ज़मीन में 2 खातेदार या 3 खातेदार सह खातेदार हों, तो ऐसा नहीं कि उसमें एक सह खातेदार किसी दूसरे के भूमि से जो सह खातेदार नहीं है विनिमय कर ले, क्योंकि उसके खाते में फिर तीसरा कोई व्यक्ति एंट्री कर जाएगा। तो ये सहूलियत की दृष्टि से भी यहाँ मना कर रहा है कि यहाँ भी विनिमय नहीं होगा। या तो वो लोग आपस में विनिमय करें तब तो अलाउ कर देगा, यदि आपस में न करके किसी अन्य से विनिमय हो रहा है तो यहाँ भी सब क्लास 3 के तहत ये कह रहा है कि जिलाधिकारी महोदय इसको विनिमय का आदेश नहीं देंगे। अब उपधारा 4 कह रहा है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में दी गई कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी। मतलब जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में जो रजिस्ट्री की बात की गई है कि उसके द्वारा भी एक्सचेंज करके की जाती है, जैसे किसी को अपना ज़मीन बेच दीजिए, उसका ज़मीन खरीद लीजिए, तो यहाँ विनिमय रह ही नहीं गया। आप उसकी ज़मीन को क्रय कर लीजिए, वो आपकी ज़मीन को क्रय कर लिया, तो ये कह रहा है कि उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, मतलब ये जो नियम है वहाँ लागू नहीं होगा। तो वो सीधी सी बात है कि जब आपको कोई ज़मीन पसंद आ रही है उसकी, तो आप क्रय कर लीजिए और आपकी ज़मीन वो क्रय कर ले, उसका बाकायदे रजिस्ट्रीकरण भी हो गया, पंजीकरण भी हो गया रजिस्ट्री ऑफिस में, तो कोई इसका मतलब नहीं रह गया कि विनिमय है, वो एक प्रकार से विक्रय विलेख हो गया। अब धारा 102 कह रहा है विनिमय के परिणाम। अब यदि विनिमय हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो 3 परिणाम इसमें बताए गए हैं कि विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसा कि दी गई भूमि में उनके पास थे, मतलब अधिकारों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि उप जिलाधिकारी तदनुसार अधिकारों के अभिलेखों खतौनी में संशोधन किए जाने के आदेश देगा, मतलब ये जो ही विनिमय का आदेश पारित होगा तो उनके खतौनी में भी संशोधन हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार विनिमय की गई भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू राजस्व की धनराशि इधर द्वारा प्रभावित नहीं होगी, मतलब जिसको जो वहाँ पे भू राजस्व देना था वो उसको देगा ही, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस पर अगर जो कोई 50,000 का भू राजस्व बकाया हो, विनिमय करके ये दूसरा कोई भूमि प्राप्त कर ले तो उसकी वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसको वो लाइबिलिटी भी चुकाना होगा। तो ये हम लोगों ने देखा विनिमय। अब आते हैं हम लोग विभाजन के लिए। विभाजन को धारा 116 और 117 में दिया गया है। तो विभाजन का भी शाब्दिक अर्थ सभी को पता होगा कि विभाजन का मतलब बंटवारा होता है। बंटवारा तभी होता है जब कोई एक से अधिक व्यक्ति किसी भूमि में सहखातेदार हों तो बंटवारा की स्थिति आती है। तो वही बात यहाँ भी कहा गया है। अब 116 में कह रहा है कि भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह अंशधारीय विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो सीधी सी बात है, जब कोई इकलौता किसी खेत का मालिक होगा तो विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सह अंशधारी होंगे तो विभाजन चाहें तो करा सकते हैं धारा 116 के तहत। सब क्लास 2 कह रहा है इसका कि ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है। मतलब उस जोत में कोई वृक्ष हो, कुआं हो या कोई अन्य सुधार किया गया हो, जैसे कोई ट्यूबवेल का निर्माण कर लिया गया हो, कोई इस प्रकार का सुचारू रूप से जो कृषि करने के प्रयोजन से ज़रूरत हो उसका कोई निर्माण किया हो, तो उन सब चीज़ों का भी विभाजन का आदेश इसी के माध्यम से किया जाएगा।
जहाँ ग्राम सभा से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहाँ एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है। तो ये भी सही बात कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट उस बेस पे है कि ज़्यादा मुकदमेबाजी ना हो सके, इसलिए यदि कोई कई खाता धारक हों और कई जगह का विभाजन करवाना हो तो एक ही साथ सभी का किया जा सकता है और एक ही वाद में किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अलग अलग वाद दाखिल किया जाए। जैसे कोई एक सांसधारी एक गाटे का भूमिधर है और दूसरा गाटा भी उसी के साथ या किसी अन्य के साथ में है, तो एक ही वाद में सारे गाटों का बंटवारे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। चौथा इसका सब क्लाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करें कि इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जाएगा। जब भी कोई बंटवारे की मुकदमा दाखिल की जाएगी तो उसमें ग्राम सभा को भी पक्षकार बनाया जाएगा। यहाँ एक बात उल्लेख कर दें कि धारा 151 के सब क्लास 2 में बताया गया कि ग्राम सभा को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। अब धारा 151 सरकारी पट्टेदार को बेदखली की बात करता है। जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। प्री के लिहाज से हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब धारा 117 क्या करता है कि जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य बता रहा है कि इसमें क्या कर्तव्य होगा। सब क्लास 1 के अनुसार धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर का न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व को प्रभावित करेगा। और धारा 2 करेगा कि धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से अंतिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जब बंटवारा का दाखिल किया जाएगा वाद, तो उसके साथ में जो भू राजस्व देना होता है उसका भी बंटवारा होगा कि कौन किसके जिम्मे कितना रुपये का लगान आता है, उसका भी बंटवारा हो जाएगा। साथ में ये भी कह रहा है कि यदि कोई देय होगा उस समय तक तो उस पर ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ज्वाइंट रूप में सबको देना होगा। तो ये भी चैप्टर मेरा समाप्त होता है विभाजन का। अब आते हैं हम लोग घोषणात्मक वाद धारा 144 से 146 तक, इसको भी देख लेते हैं। अब घोषणात्मक वाद दायर क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक बात है कि किसी भी भूमि में जब कोई व्यक्ति किसी बात को डिनाई करता है तो उस बात के लिए हम जाते हैं घोषणात्मक वाद दायर करने के लिए कि न्यायालय द्वारा या राजस्व अधिकारी द्वारा, जो भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे घोषणात्मक वाद राजस्व न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। जब हम लोग धारा 34 पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहाँ पे सिविल न्यायालय की बात कही गई। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। जब हम किसी अपने अधिकार के लिए, अधिकार या हक जो भी है, उसके लिए घोषणात्मक वाद दाखिल करते हैं कि उस अमुक व्यक्ति को घोषित किया जाए या मना किया जाए कि इस भूमि में मेरा ये अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप न करें। वही बात यहाँ भी है। धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। कोई ऐसा खातेदार है जो अपनी भूमि में किसी अधिकार या हक के लिए घोषणा करवाना चाहता है, क्योंकि जब डिस्प्यूट होगा तभी घोषणात्मक वाद दाखिल किया जाएगा। तो ये जब घोषणात्मक वाद दाखिल करना चाहता है तो उसके बारे में धारा 144 बताई गई है। और ये जरूरी नहीं है कि केवल व्यक्ति ही, ग्राम सभा या अन्य अथॉरिटी भी घोषणात्मक वाद दाखिल कर सकती है। उसके लिए धारा 145 दी गई। तो हम एक एक करके देखते हैं। धारा 144 में कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। ये बात उपधारा 1 में कही गई है। उपधारा 2 का कहना है कि उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक वाद में जो किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होंगे। यहाँ भी राज्य को और ग्राम सभा को आवश्यक पक्षकार बनाया जाएगा। किसी आसामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होंगे। ये आसामी के लिए भूमिधर आवश्यक पक्षकार इसलिए कर दिया क्योंकि आसामी को मिलता ही है भूमिधर से जमीन, या तो ग्राम सभा से उसको मिलेगा या तो भूमिधर से मिलेगा। तो यदि ग्राम सभा उसमें होगा तो ग्राम सभा को पक्षकार बनाएगा। तो यहाँ तो ग्राम सभा को उपधारा 2 के क में मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि किसी भूमिधर से जमीन लिया है तो भूमिधर को भी आवश्यक पक्षकार बनाएगा।
अब जो धारा 145 की बात अभी हमने किया है कि ग्राम सभा के द्वारा कैसे घोषणात्मक वाद किया जाएगा, तो उसके लिए धारा 145 बताता है। ये कहता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम सभा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम सभा ऐसे वाद में किसी अन्य राहत के लिए नहीं कहेगी। ये सिर्फ घोषणात्मक वाद के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। तो इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति द्वारा और ग्राम सभा द्वारा दोनों के लिए अलग अलग धाराएं दी गई हैं। 144 में सामान्य व्यक्ति दाखिल कर सकता है जो खातेदार हो, क्या वह आसामी हो या कोई ऐसा अनन्य अधिकार वाला हो या अंशधारी हो, और ग्राम सभा द्वारा 145 में जब इन लोगों का घोषणात्मक वाद दायर किया जाएगा, उसी के दौरान जब मुकदमा ये चलेगा उसके दौरान यदि ऐसा कोई बात आता है जो धारा 146 में दी गई है, तो उसमें कहा गया है कि प्रोविजन फॉर इंजंक्शन, मतलब व्यादेश भी दिया जा सकता है। अब व्यादेश किस लिए दिया जाएगा, तो उसमें त्वरित कोई कार्रवाई ऐसी करनी होती है जो आवश्यक होता है, जरूरी होता है, उसके लिए व्यादेश जारी किया जाता है। अब उसमें कारण दिखाए गए हैं। कारण क्या है कि विवादित भूमि पर कोई संपत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुंचाने या अन्यथा संक्रामित किए जाने का खतरा है। क्योंकि जो ही हम कोई व्यक्ति घोषणात्मक वाद दाखिल करे या ग्राम सभा या कोई व्यक्ति, और पता चला कि विपक्षी उसमें का कोई ऐसा पेड़ हो उसको बेच दे, या कोई ऐसा संपत्ति हो जिसको नष्ट कर दे, या कोई ऐसा फसल है उसको बर्बाद कर दे, तो उसको ऐसा न करने दिया जाए, इसके लिए इंजंक्शन का आदेश देगा। दूसरा कह रहा है कि वाद का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त संपत्ति, पेड़ या फसल को हटाने, बेच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है, या उसके उद्देश्यों को विफल करने के लिए जो न्याय का उद्देश्य है, एंड ऑफ जस्टिस जिसे हम कह सकते हैं, या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसको बोला जा सकता है, इसके लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार को धमकाता है तो भी उसके लिए इंजंक्शन न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे सकता है और जहां आवश्यक हो रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। कोई ऐसा मामला होगा तो उस पर रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। तो ये हमारा अध्याय 9 का जो विषय पे, जिन विषयों पे परीक्षाओं में पूछने की संभावना बन सकती है, उस पर हमने लगभग वीडियो बना दिया है। शुरू में ही हमने अध्याय 13 का चर्चा कर दिया था। अब अध्याय 10, 11 और 12 बच गए हैं। ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं। अध्याय 10 में सरकारी पट्टेदार की बात कही गई है, उसका भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा कर ही दिया था। और उसके बाद राजस्व का कैसे निर्धारण होगा और कैसे उसका कुर्की वगैरह होगा, वो आपका अध्याय 11 और 12 में दिया गया। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और मेरा पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिन व्यक्तियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको आज ही तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो आप लोग को इसकी तुरंत सूचना मिल जाए। और किसी प्रकार का कोई कमी रह भी जाए तो उसके लिए भी आप लोगों से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अगले वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।